तो स्वागत है साथियों हमारे चैनल पे बायोटेक दी बायोलॉजी एडुकेटर। और मैं हूं मयंक जो कि आपको पढ़ाएगा तो पिछले वीडियो में हमने काफ़ी सारे टॉपिक कवर कर लिए थे चैप्टर 1 के। देन अब करते हैं जो बचे हुए टॉपिक्स हैं उनको आज हम कवर करेंगे। सब नेक्स्ट टॉपिक ये हमारा चैप्टर 1 का ही टॉपिक है, ठीक है। लघु बीजाणुधानी को लघु बीजाणुधानी को इंग्लिश में बोला जाता है माइक्रोस्पोरेंजियम। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। पुंकेसर के परागकोश की अनुप्रस्थ काट को देखने पर यह प्रकोष्ठों मतलब चैम्बर के रूप में बटा दिखाई देता है। इसे लघु बीजाणुधानी कहते हैं या लघु बीजाणुधानी कहलाता है। ओके, पुंकेसर के परागकोश की अनुप्रस्थ काट, इट मीन्स जो पुंकेसर होता है उसके बारे में हमने पढ़े हैं, परागकोश के बारे में पढ़े हैं। परागकोश के अनुप्रस्थ काट मतलब कि जब एक परागकोश को ऊपर से काटा जाता है, स्लाइस के फॉर्म में काटा जाता है, तो उसके अनुप्रस्थ काट को देखने पर यह प्रकोष्ठ मतलब चैम्बर्स मतलब खंड के रूप में विभाजित दिखता है, ठीक है। इसे ही लघु बीजाणुधानी कहते हैं, यही लघु बीजाणुधानी कहलाता है। ओके, जैसे कि बेसिक एग्जांपल लिया जाए तो ऑनियन, प्याज को काटने पर नहीं दिखता यार भाई, उसमें ऐसा लेयर अगर प्याज को अपन ऐसा सीधा रख के काटते हैं तो उसमें लेयर दिखती है। सेम उसी फॉर्म में चैम्बर्स रहते हैं। ओके, वही हो गया लघु बीजाणुधानी। अब ये दिखता कैसे है तो आगे देखते हैं। और बेसिक लघु बीजाणुधानी को माइक्रोस्पोरेंजियम कहते हैं इंग्लिश में। ओके, तो चलिए देखते हैं। ये है माइक्रोस्पोरेंजियम मतलब लघु बीजाणुधानी की संरचना। ये जो है ये एक परागकोश का अनुप्रस्थ काट है, ठीक है। ये क्या है, परागकोश का अनुप्रस्थ काट है। तो उसे देखने पर ये दिखता है हमें लेयर टाइप। अब इस एरिया को, इस पर्टिकुलर पार्टीशन को माइक्रोस्कोप से देखने पर हमें इस टाइप की संरचना दिखती है, ठीक है। तो ये होती है लघु बीजाणुधानी। अब इसमें क्या क्या पाया जाता है? सबसे पहले तो इसमें अंतःत्वचा पाई जाती है, अंतःत्वचा। मध्य परत पाई जाती है। लघु बीजाणुधानी की मात्र कोशिका मतलब मदर सेल कहलाती है। देन टैपिटम होता है, अंतस्थीसियम होता है, ठीक है। तो ये सब पाया जाता है। तो हम लोग आ जाते हैं स्त्री केसर पे। तो स्त्री केसर होता क्या है? सबसे पहले तो हमें ये मालूम होना चाहिए स्त्री केसर क्या होता है। स्त्री केसर होता है फ्लावर का फीमेल सेक्सुअल ऑर्गन, ठीक है, जिसे स्त्री केसर बोलते हैं, मतलब फीमेल सेक्सुअल पार्ट होता है। ओके, तो इसकी संरचना कैसी होती है? सबसे पहले तो हम थ्योरी पढ़ते हैं। इसमें है स्त्री केसर पुष्प का मादा जननांग है, जैसे कि मैंने अभी बताया। यह पुष्प के बीचों बीच पाया जाता है, मतलब सभी पुष्प में सेंटर वाला जो पार्ट रहता है सेंटर में पाया जाता है स्त्री केसर। यह आधार पर फूला भाग अंडाशय कहलाता है जिस पर बीजांड होते हैं। इट मीन्स इसका जो स्त्री केसर का स्ट्रक्चर होता है उसके लास्ट में, जो स्त्री केसर का स्ट्रक्चर है उसके लास्ट में एक फूला हुआ भाग रहता है। दिखाते हैं आपको। ये है गुड़हल का फूल, ठीक है। तो इसमें ये वाला जो पार्ट है, ये ऊपर वाला, ठीक है, आपको दिखाते हैं। ये जो ऊपर वाला पार्ट है ना, ये होता है, ये मतलब ऊपर से लेके नीचे वाला पार्ट, ये पूरा होता है स्त्री केसर कहलाता है। बाकी ये जो है ये परागकोश हैं जिन्हें परागकण मतलब ये पुंकेसर की संरचना है, ठीक है। ये साइड वाले पुंकेसर हैं एंड ये है स्त्री केसर फ्रंट से ये लास्ट तक, ठीक है। तो जो इसके लास्ट वाला जो फूला हुआ भाग कहलाता है, ये वाला पार्ट होता है अंडाशय, जिस पर बीजांड होते हैं, मतलब इसके अंदर बीजांड पाए जाते हैं, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हुआ? देन यहाँ पे लिखा है मध्य में लंबा वाला भाग वर्तिका तथा शीर्ष वाले भाग को वर्तिकाग्र कहते हैं या वर्तिकाग्र कहलाता है, ठीक है। तो इसका देखते हैं, ये वाला जो पार्ट होता है ये फ्रंट टॉप ऑफ द फ्लावर, ठीक है, इसे कहते हैं वर्तिका। वेट अ सेकेंड, सॉरी माय मिस्टेक। ये वाला जो पार्ट होता है मिड वाला, इसे कहते हैं वर्तिका, ये वर्तिका कहलाता है। देन जो टॉप वाला शीर्ष भाग कहलाता है, वेट, हाँ, देन जो टॉप वाला पार्ट कहलाता है ये कहलाता है वर्तिकाग्र और ये वर्तिका होता है। देन लास्ट वाला ये
अंडाशय, ठीक है, जिस पर परागकण आकर चिपकते हैं। मतलब ये जो वर्तिकाग्र है ना, इस पर इसके परागकण आके चिपक जाते हैं। बेसिकली गुड़हल का जो पुष्प होता है वो द्विलिंगी पुष्प होता है, ठीक है। गुड़हल का जो पुष्प होता है वो होता है द्विलिंगी पुष्प होता है। तो इसे मतलब किसी और फ्लावर की आवश्यकता नहीं होती, ये खुद से ही मतलब वो करता है, क्या करता है, खुद से ही जनन कर लेता है, खुद से ही ऐसा बीज का निर्माण कर लेता है। ये तो ये ऊपर जो शीर्ष वाला भाग है मतलब वर्तिकाग्र, इस पर इस पराग कोश से परागकण आके चिपक जाते हैं, ठीक है। तो ये बेसिकली द्विलिंगी पुष्प है, जैसा कि हमने देख लिया है, द्विलिंगी पुष्प है। तो वर्तिकाग्र पर क्या आके चिपक जाते हैं, परागकण आकर चिपक जाते हैं, और इसी से ही फिर बीज का निर्माण होता है, और यही मतलब कहलाता है पुष्पों में लैंगिक जनन। बेसिकली ये जो प्रोसेस है ये कहलाती है लैंगिक जनन की प्रोसेस, ठीक है, फ्लावर्स में। देन आगे नेक्स्ट टॉपिक, सो आवर नेक्स्ट टॉपिक इज बीजांड। सो बीजांड किसे कहते हैं, बीजांड क्या होता है, बीजांड पौधे का मादा जनन अंग होता है। मतलब ये फीमेल सेक्स वाला ऑर्गन है किसका, फ्लावर का, ठीक है। मतलब पौधे का फीमेल सेक्सुअल ऑर्गन की इकाई है, मतलब ये फीमेल सेक्सुअल ऑर्गन के अंतर्गत आता है। बीजांड को मादा युग्मोद्भिद भी कहा जाता है। यह अंडाशय में उपस्थित होता है, यह काय में उपस्थित होता है, अंडाशय में। अंडाशय मीन्स ये जो वर्तिकाग्र, ये जो स्त्री केसर का लास्ट वाला जो फूला भाग रहता है ये होता है अंडाशय। तो इसके अंदर उपस्थित होता है क्या, बीजांड, इसमें बीजांड उपस्थित रहता है, ठीक है। तो ये जो बीजांड रहता है यह अंडाशय में उपस्थित रहता है। ये आ जाते हैं हमने नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक है भ्रूणकोश। भ्रूणकोश क्या होता है, भ्रूणकोश बीजांडकाय के मध्य में स्थित होता है। मतलब ये बीजांडकाय जो होता है पुष्प में स्थित होता है, सभी को मालूम है। तो भ्रूणकोश जो होता है वो बीजांडकाय के मध्य, मतलब बीजांडकाय के भी अंदर उपस्थित होता है। से मतलब डीप वाला पार्ट है, बहुत ज़्यादा डीप में होता है। क्या होता है, भ्रूणकोश होता है। तो भ्रूणकोश होता है प्रारूपिक भ्रूणकोश 7 कोश की व 8 केंद्र की होता है। मतलब जो भ्रूणकोश होता है उसमें 7 कोशिकीय, मतलब 7 कोशिकाओं से होता, 7 कोशिकाएं होती हैं और 8 केंद्रक होते हैं उसमें, इसलिए 7 कोशिकीय 8 केंद्रीय। ये वाला जो क्वेश्चन है ये मोस्ट IMP बिकॉज ये वाला कई बार ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और फिलिंग द ब्लैंक्स, मतलब इन सब में 1 वर्ड में ही पूछ लेता है ये वाला क्वेश्चन कि प्रारूपिक भ्रूणकोश कितने कोश की होता है या कितने केंद्र की होता है, ठीक है। सो ये वाला क्वेश्चन पूछा जाता है तो ये कंठस्थ होना चाहिए। प्रारूपिक भ्रूणकोश 7 कोश की व 8 केंद्र की होता है। इसके मध्य में एक बड़ी केंद्रीय कोशिका उपस्थित होती है। मतलब जो भ्रूणकोश का मध्य वाला भाग रहता है, ये भ्रूणकोश है, इसका मध्य वाला भाग जो है इसमें इसके मध्य में केंद्रीय कोशिका उपस्थित होती है। इसके मध्य में केंद्रीय कोशिका उपस्थित होती है जो जिसमें 2 ध्रुवीय केंद्रक पाए जाते हैं। ध्रुवीय केंद्रक मतलब पोलर न्यूक्लियस, ठीक है। सो ध्रुवीय केंद्रक क्या होता है, सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए ध्रुवीय केंद्रक क्या होता है। ध्रुवीय केंद्रक होता है भ्रूणकोश में मौजूद, जो भ्रूणकोश होता है, भ्रूणकोश में मौजूद नाभिक, भ्रूणकोश में मौजूद नाभिक, ठीक है। भ्रूणकोश में मौजूद नाभिक जो भ्रूणपोष का निर्माण करते हैं, ठीक है। भ्रूणकोश और भ्रूणपोष दोनों में डिफरेंस होता है, ठीक है। तो भ्रूणकोश में मौजूद नाभिक जो भ्रूणपोष का निर्माण करते हैं, भ्रूणपोष का निर्माण करते हैं, मतलब पोषक भ्रूणकोश होता है, भ्रूणकोश का निर्माण करते हैं, वही होता है ध्रुवीय केंद्रक। सो ये क्लियर हो गया कि ध्रुवीय केंद्रक क्या होते हैं, भ्रूणकोश में मौजूद नाभिक जो भ्रूणपोष का निर्माण करते हैं वो होते हैं ध्रुवीय केंद्रक। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। नाउ आ गए हम अपने आज के लास्ट एंड इम्पॉर्टेंट टॉपिक कह सकते हैं, बिकॉज ये वाला जो क्वेश्चन है वो मोस्ट ऑफ दी ईयर्स में आया ही है। परागण क्या होता है, सर परागण की मतलब परागण की क्रिया क्या होती है।
किसी पुष्पीय पादप में पुंकेसरों से परागकणों का स्त्रीकेसर के वर्तिकाग्र पर पहुंचना ही परागण कहलाता है। पुष्पीय पादप मतलब सभी को पता है, पुष्प वाले पादप। सो पुष्प के पुंकेसरों से परागकणों का मतलब जो परागकण होते हैं, परागकण होते हैं, परागकण किस पे जाएंगे? स्त्रीकेसर के वर्तिकाग्र पर। जो परागकण होता है वो वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं, वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं। जब वो वर्तिकाग्र पर पहुंचना ही क्या कहलाता है? परागकण का वर्तिकाग्र पर पहुंचना ही परागण कहलाता है, परागण कहलाता है। सो ये क्रिया किस माध्यम से होती है? ठीक है, जो परागण की क्रिया है वो कई सारे होते हैं। जल परागण होता है, वायु परागण होता है, और भी टाइप के परागण होते हैं। जल परागण इन द सेंस जैसे कि जल परागण होता है, मतलब एक तो कीट के माध्यम से भी होता है परागण। ठीक है, जल परागण में क्या होता है कि जैसे कि जल के माध्यम से बीज बहकर पुष्प पे चले जाते हैं। ठीक है, एक तो वो हो गया। सपोज ये एक फूल है, इसी के ठीक साइड में दूसरा फूल है। ठीक है, देन बारिश हुई, बारिश की बूंदों की वजह से परागकण टूट के वर्तिकाग्र पर पहुँचे, सो वो हो गया। देन सेकेंड टाइप रहता है कीट परागण। कीट परागण मतलब एक जैसे ये फ्लावर है, देन साइड में दूसरा फ्लावर है। सपोज करो कि ये फ्लावर है, ये फर्स्ट फ्लावर हो गया, ये सेकेंड फ्लावर हो गया। देन एक कीड़ा आया, कीट मतलब कीट परागण उसके माध्यम से होता है। एक कीड़ा आया, इस पर बैठा। अब जब वो इस पर बैठा तो जो परागकण रहते हैं उनकी प्रवृत्ति होती है चिपकने की, जैसे कि मेरे हाथ में चिपक गया था फर्स्ट वीडियो में देखा। ठीक है, सो वैसे कीट के पैरों पे चिपक जाते हैं। देन जब वो कीट या भौरा दूसरे फ्लावर पे जाके बैठता है तो उसके वर्तिकाग्र में चिपक जाता है। सो वो हो गया कीट परागण। ऐसे ही परागण जो रहते हैं वो कई सारे माध्यम में होते हैं। तो सबसे पहले अभी अपना टॉपिक यही है कि परागण क्या होता है। परागण क्या होता है? किसी पुष्पीय पादप के पुंकेसरों से परागकणों का स्त्रीकेसर के वर्तिकाग्र पर पहुंचना ही परागण कहलाता है। मतलब सिंपल से समझो यार, ये क्या है? पुंकेसर है, इसमें परागकण है। ये क्या है? स्त्रीकेसर है। ये ऊपर टॉप, ये जो टॉप वाला पार्ट है, ये जो दिख रही है, ये देखो, ये टॉप वाला पार्ट है, ये क्या है? वर्तिकाग्र है। ठीक है, तो परागकणों का वर्तिकाग्र पर पहुंचना सिंपल परागण कहलाता है। देन इसके अलग अलग टाइप होते हैं। सो आज का वीडियो अपना यहीं तक था। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बने रहिए हमारे साथ। और अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, अपने चैनल को सब्सक्राइब करिए हमारे साथ पढ़ाई करने के लिए। और आगे ही इसी तरह इस चैनल पे वीडियोस आते रहेंगे। तब तक के लिए थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।